हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले मुस्लिम कालीन शिक्षा का अर्थ क्या होता है, विशेषता क्या होते हैं, गुण और दोष के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद में इसमें जैसे हो गया बिस्मिल्लाह संस्कार, मकतब, मदरसे और कुरान के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो बीएड और डीएलएड से शिक्षक से संबंधित कोर्स करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें मध्यकालीन शिक्षा के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसकी शुरुआत कौन किया था, और उसके बाद में इसका टाइम पीरियड देखते हैं कि कब कितने काल को जो है मध्यकालीन शिक्षा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब ने किया था। अगर इसके संस्थापक की बात करें तो हज़रत मोहम्मद साहब ने इसकी शुरुआत की थी, और जो इस धर्म को मानने वाले थे उनको जो है मुसलमान के नाम से जाना जाता था, कहा जाता था। और इसका अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक के काल को जो है मध्यकालीन काल या मुस्लिम कालीन शिक्षा के काल को कहते हैं। और मुस्लिम शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है ज्ञानार्जन करना। और उसके बाद में इसका जो मुख्य उद्देश्य था, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, मुस्लिम कालीन शिक्षा का अगर मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इस ज्ञान के अंतर्गत कुरान शरीफ की आयतों तथा हज़रत मोहम्मद के उपदेश का ज्ञान जनता तक पहुंचाना था। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा में शरीफ की आयतों तथा हज़रत मोहम्मद साहब जिसने जो है इस्लाम धर्म के संस्थापक थे उनके उपदेशों को जनता तक पहुंचाना था। अब जनता तक किसके द्वारा पहुंचाना था, तो उस समय जो है मकतबों और मदरसों के माध्यम से इसका अधिक से अधिक प्रसार करना मुख्य काल शिक्षा का था। और इसमें अगर हम देखते हैं, अब इसमें अगर देखें तो भारत की अतुलित धन संपदा से प्रेरित होकर, तो भारत में उस समय बहुत धन था, और जो मुसलमान शासक थे उस समय के तो वो आक्रमण करते थे। वो अपने साम्राज्य की स्थापना करने के लिए आक्रमण नहीं करते थे, क्योंकि जो है भारत में जो है बहुत धन था, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। उनका ये मकसद था कि भारत हम जाएंगे और वहाँ से जो है लूटपाट का माल अपने यहाँ पर लाएंगे। उनका ये बिल्कुल मकसद नहीं था कि वहाँ पे हम अपने मुस्लिम धर्म की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पे वही दिया है, भारत की अतुलित धन संपदा से प्रेरित होकर मुसलमानों ने भारत पर 8वीं शताब्दी में अपने आक्रमण प्रारंभ कर दिए, किंतु उनके आक्रमणों का असली तूफान महमूद गजनी के समय में आरंभ हुआ, जिसने सन 1000 से 1026 तक भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। 1000 से 1026 तक भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। उसके आक्रमण का मुख्य ध्येय भारत की संपत्ति को लूटकर गजनी को वैभवशाली बनाना था। केवल जो है संपत्ति को लूटकर जो है महमूद गजनी को वैभवशाली बनाना था, शक्तिशाली बनाना था, ना कि यहाँ पर मुस्लिम शासन की स्थापना की थी। ये हम आप लोगों को सबसे पहले बता चुके हैं। पहले मुस्लिम जो शासक थे युद्ध करने आते थे, उनका ये मकसद नहीं था कि यहाँ पे हम मुस्लिम शासक की स्थापना करेंगे और केवल धन लूट कर जो है हम यहाँ भारत से ले जाएंगे। अतः वह हर बार आक्रमण के बाद लूट का माल लेकर स्वदेश को लौट गए थे। इसके बाद जो है 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी आते हैं। इन्होंने भारत पर आक्रमण किया और पृथ्वीराज को पराजित कर यहाँ मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली। तो सबसे पहले जो है अगर मुस्लिम साम्राज्य की नींव की बात करें तो यहाँ पे 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था और पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, और उसके बाद में मुस्लिम साम्राज्य की नींव यहाँ पे भारत में रख दिए थे। उसकी मृत्यु के बाद भारत पर क्रमशः गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोदी और मुग़ल वंश के सन 1757 ईस्वी तक शासन किया। 1192 ईस्वी से औरंगजेब की मृत्यु तक 1797 ईस्वी तक प्रायः पूरे भारत के अधिकांश हिस्सों पर मुसलमानों का ही शासन रहा। तो 1797 ईस्वी तक प्रायः पूरे भारत के अधिकांश हिस्सों पर मुसलमानों का ही शासन रहा।
ये मुस्लिम शासक भारत में अपनी संस्कृति और अपना धर्म लेकर आए थे। इन्होंने भारत शासन करने के साथ साथ यहाँ अपनी संस्कृति और धर्म का प्रचार एवं प्रसार भी किया था। उसके बाद में हम लोग देखते हैं मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा की विशेषताओं के बारे में। अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले विशेषताओं के बारे में बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि बिस्मिल्लाह रस्म क्या होता था। बिस्मिल्लाह अगर मध्यकालीन शिक्षा के बारे में हम लोग बात करते हैं और बिस्मिल्लाह रस्म के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में आता है, बिस्मिल्लाह रस्म। अब बिस्मिल्लाह रस्म की अगर बात करें तो मुस्लिम शिक्षा बिस्मिल्लाह रस्म से शुरू होती थी। जिस प्रकार से वैदिक काल में जो है जब शिक्षा की शुरुआत होती थी तो उसे कहते थे कि उपनयन संस्कार, और बौद्ध काल में कहते थे इसे प्रवज्जा संस्कार। उसी प्रकार से जब मुस्लिम शिक्षा में शिक्षा की शुरुआत बच्चों को कराया जाता था तो उसे कहते हैं बिस्मिल्लाह संस्कार। इसमें बालक को नए कपड़े पहनाकर मौलवी के पास ले जाया जाता था। यानी बिस्मिल्लाह संस्कार में बालक को नए कपड़े पहनाकर मौलवी के पास ले जाया जाता था। बालक को यहाँ पर मौलवी के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों को दोहराना पड़ता था। वैदिक काल में जो है कुछ मंत्र कराए जाते थे और बौद्ध काल में भी बुद्धम शरणम गच्छामि इसके जो है उच्चारण कराए जाते थे। उसी प्रकार से बिस्मिल्लाह संस्कार में अगर बात करें मुस्लिम कालीन शिक्षा की अगर बात करें तो इसमें बालकों को यहाँ पर मौलवी के द्वारा उच्चारित कुरान की कुछ आयतों को दोहराना पड़ता था। यदि बालक उन आयतों को दोहराने में असमर्थ रहता था तब बिस्मिल्लाह शब्द कहना ही पर्याप्त माना जाता था। यानी अगर जो आयतों उसको दोहरा नहीं पाता था बालक तो उसमें जो है केवल अगर वो बिस्मिल्लाह शब्द कह देना ही पर्याप्त माना जाता था। इसके बाद बालक की प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी तथा मौलवी को कुछ नजराना देकर बालक को मकतब में प्रवेश कर दिया जाता था। यानी प्रारंभिक शिक्षा जो होती थी बालक की मुस्लिम कालीन शिक्षा में उसमें जो है मकतब में किया जाता था। अब दूसरी अगर विशेषताओं की बात करें तो मध्यकालीन शिक्षा के बारे में मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में तो यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। मकतबों तथा मदरसों में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। तो यहाँ पे शुल्क जो शिक्षा प्राप्त की जाती थी वो बिल्कुल निःशुल्क थी, उनसे कोई भी किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। शिक्षा संस्थानों के संपूर्ण खर्च का भार इनकी स्थापित करने एवं संचालित करने वाले शासकों या धनी व्यक्तियों द्वारा उठाया जाता था। तो वहाँ पे अगर गांव की बात करें तो गांव में जो मकतब होता था वो सबसे धनी व्यक्ति होता था, उसके द्वारा ये खर्चा उठाया जाता था। संपूर्ण खर्च जो है उनके द्वारा उठाया जाता था। तीसरी विशेषताओं की अगर बात करें तो कक्षा नायकीय पद्धति। मुस्लिम कालीन शिक्षा कक्षा नायकीय पद्धति पर उपलब्ध थी, कराया जाता था प्रचलन। इन शिक्षा संस्थानों में कक्षा नायकीय पद्धति का प्रचलन था। इस पद्धति में उच्च कक्षाओं के योग्य छात्रों को नायक बनाया जाता था। उच्च कक्षाओं के योग्य छात्र जो उसमें अच्छे छात्र होते थे, जो उस नाटक के योग्य होते थे, उनको नायक बनाया जाता था। जो निम्न कक्षा के छात्रों का शिक्षण कर अध्यापक के अध्यापन कार्य में सहायता देते थे। उसके बाद में अगली विशेषताओं की बात करें तो व्यवहारिक शिक्षा इसमें किस प्रकार से होती थी। मुस्लिम लोगों का परलोक एवं पुनर्जन्म में कोई विश्वास नहीं होता था। यानी परलोक और पुनर्जन्म यानी जन्म दोबारा होगा, इसमें कोई विश्वास नहीं होता था। इसीलिए ये शिक्षा को आध्यात्मिक विकास और मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मानते थे। इनका विश्वास था कि जीवन इसी संसार में है और इस कारण शिक्षा द्वारा व्यक्ति को इस जीवन हेतु तैयार किया जाना है। यानी दोबारा जन्म नहीं होगा, ऐसा ये लोग मानते थे कि एक ही जीवन मिला है, इसी में जो है जो पढ़ाई लिखाई करके दो है जितना आप अपने को सर्वांगीण विकास कर सके वो कर सकते हैं। इसी विचार से प्रेरित होकर इन्होंने शिक्षा को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। उसके बाद में हम देखते हैं शिक्षा का संरक्षण किस प्रकार से किया जाता था। संपूर्ण मुस्लिम काल में शिक्षा को राज्य का संरक्षण प्राप्त था।
यह तथ्य निर्विवाद है। इसके साथ ही यह कथन भी विवाद से दूर है कि लगभग सभी मुस्लिम शासकों ने मकतबों एवं मदरसों की स्थापना करके शिक्षा के प्रति अपने प्रेम तथा उदारता का परिचय दिया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं शिक्षा का भाषा माध्यम, यानी उस समय जो किस भाषा में शिक्षा दी जाती थी उसके बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम अरबी फ़ारसी भाषाएं थी। तो उस समय जो भाषा थी मुस्लिम कालीन शिक्षा की, अरबी और फ़ारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। फ़ारसी भाषा राजभाषा होने के कारण सरकारी नौकरी पाने का साधन थी। यानी राजभाषा उस समय जो है अरबी फ़ारसी राजभाषा थी और उसी में जो सरकारी नौकरी करते थे उसमें राजभाषा की आवश्यकता होती थी। इसीलिए जो है अरबी और फ़ारसी में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता था तथा इसी भाषा के ज्ञान द्वारा व्यक्ति को राजपद मिल सकता था। यही कारण था कि कुछ हिंदू भी फ़ारसी भाषा सीखने लगे थे, क्योंकि उनको जो है सरकारी नौकरी पाने, और उस समय राजभाषा थी, सरकारी नौकरी पाना था। इसीलिए जो है हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के लिए फ़ारसी भाषा अत्यंत आवश्यक हो जाती थी। अकबर ने हिंदी को तथा औरंगजेब ने उर्दू को प्रोत्साहन दिया। अकबर ने हिंदी को प्रोत्साहन दिया और औरंगजेब ने उर्दू को प्रोत्साहन दिया। फिर भी अरबी और फ़ारसी भाषा का महत्व भाषा के माध्यम के रूप में बना रहा, क्योंकि भाई उस समय नौकरी की बात थी और राजभाषा उस समय अरबी फ़ारसी था। संस्कृत व पाली आदि भाषाओं के लिए मुस्लिम शिक्षा में कोई स्थान नहीं था। उस समय अगर संस्कृत की बात करें और पाली की बात करें तो भाषाओं में जो है इसके अलावा कोई महत्व नहीं था। अरबी फ़ारसी भाषा का सबसे अधिक महत्व था। अगर हम शिक्षक की स्थिति की बात करें, यानी टीचर की बात करें, तो उस समय क्या स्थिति थी? शिक्षा के प्रति लौकिक दृष्टिकोण के कारण मुस्लिम युग में शिक्षक की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया था। यानी बहुत परिवर्तन हो गया था। इन शिक्षकों की स्थिति प्राचीन भारतीय शिक्षकों के समान उच्च नहीं था। यानी जिस प्रकार से जो है प्राचीन भारतीय में, प्राचीन वैदिक काल में जो है शिक्षक का उच्च स्थान होता था, उस प्रकार से मुस्लिम कालीन शिक्षा में उच्च स्थान नहीं होता था। उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी शिक्षक के प्रति। शिक्षण पद्धति यानी टीचिंग स्किल क्या था उस समय, पद्धति टीचिंग मेथड क्या था, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मुस्लिम काल में शिक्षण की पद्धति मुख्य रूप से मौखिक थी। मुस्लिम काल में शिक्षण की पद्धति की अगर बात करें तो मौखिक होती थी। रटने एवं स्मरण पर बल दिया जाता था। जिस प्रकार से जो है उच्चारण पर बल दिया जाता था वैदिक काल में, उसी प्रकार से यहाँ पे रटने एवं स्मरण पर बल दिया जाता था। व्याख्यान, प्रश्नोत्तर तथा वाद विवाद विधियों का प्रयोग किया जाता था। विद्यार्थियों को स्व अध्याय विधि से ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन किया जाता था। शिक्षक की उपस्थिति में बड़ी कक्षाओं के कुशल तथा योग्य विद्यार्थी छोटी कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करते थे। यानी बड़ी कक्षा के जो विद्यार्थी थे, योग्य विद्यार्थी, सभी लोग नहीं, कुछ बच्चे होते हैं योग्य विद्यार्थी, जिसमें अभी भी गुरुजी कह देते हैं अगर कोई स्कूल में अगर सभी टीचर नहीं आए हैं, कोई पीरियड खाली है किसी क्लास का, अपने से छोटे क्लास का, तो वहाँ पे गुरुजी लोग भेज देते हैं कि आप जाइए उनको पढ़ा के आइए, गुरुजी नहीं आए हैं। तो इस प्रकार से भी मुस्लिम कालीन शिक्षा में होता था। राज दरबारों में महत्वपूर्ण विषयों पर शास्त्रार्थ भी कराया जाता था। उसके बाद में देखते हैं धार्मिक लौकिक शिक्षा का समन्वय। धार्मिक एवं लौकिक शिक्षा का समन्वय मुस्लिम शिक्षा की एक मुख्य विशेषता थी। इस शिक्षा पद्धति में प्राथमिक स्तर पर बालकों को कुरान की आयतें कंठस्थ कराने के साथ साथ उन्हें अंकगणित, पत्र लेखन तथा अन्य जीवनोपयोगी विषयों का अध्ययन कराया जाता था। तो इसमें प्राथमिक स्तर पर अगर बालकों की बात करें तो कुरान के अलावा जो है बच्चों को गणित, अंकगणित, पत्र लेखन की कला, किस प्रकार से पत्र लिखा जाता है, और अन्य जीवन उपयोगी यानी जीवन में जो उपयोगी होता है शिक्षा, उनके विषयों को पढ़ाया जाता था। उच्च स्तर पर कुरान के नियमित अध्ययन कराने के साथ साथ उन्हें इतिहास, यानी उच्च स्तर की अगर बात करें प्राथमिक स्तर पर तो कुरान हो गया, और उसके साथ में अंकगणित, पत्र लेखन कला तथा अन्य जीवनोपयोगी विषय को पढ़ाया जाता था। और अगर उच्च स्तर की बात करें तो इसमें कुरान को नियमित अध्ययन कराने के साथ साथ इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र इत्यादि विषयों का अध्ययन कराया जाता था।
उसके बाद में हम इसमें देखते हैं धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा, यानी धार्मिक शिक्षा क्या थी और नैतिक शिक्षा क्या थी। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में धर्म के नाम पर इस्लाम धर्म की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाती थी। इसमें धार्मिक शिक्षा की अगर बात करें तो इस्लाम धर्म के बारे में आपको बताया जाता था, और नैतिकता के नाम पर शरीयत, इस्लामिक नियम का कानून, नैतिकता यानी नैतिकता के बारे में किससे कहाँ से एक शरीयत होता है इस इस्लाम धर्म में, इसमें जो है सभी नियम और कानून दिए रहते हैं, इसकी शिक्षा दी जाती थी। यह धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का संकुचित रूप था। अगर व्यक्तिगत संपर्क देखें किस प्रकार से संपर्क होता था, व्यक्तिगत संपर्क प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति की तरह ही मुस्लिम भारतीय शिक्षा पद्धति में भी गुरु शिष्य का व्यक्तिगत संपर्क था। गुरु और शिक्षक के बीच में जो संपर्क होता था, उसी पर जिस प्रकार से प्राचीन काल शिक्षा पद्धति था, उसी प्रकार से जो है मध्यकालीन शिक्षा यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा के बारे में हम बात करें तो इसमें भी गुरु और शिष्य का संबंध होता था, व्यक्तिगत संपर्क होता था। शिक्षक के विचारों और आदर्शों से प्रभावित होकर छात्र भी स्वयं की प्रतिभा, कुशलता व योग्यता में वृद्धि करने में संलग्न रहते थे। टी.एन. सिक्वेरा ने के अनुसार शिक्षा को व्यक्तिगत प्रक्रिया माना जाता था। शिक्षक को अपने छात्रों के साथ रहना पड़ता था। शिक्षक को जो है अपने छात्रों के साथ रहना पड़ता था। जिस प्रकार से वैदिक कालीन शिक्षा में गुरुजी जो लोग थे वो गुरुकुल में रहते थे शिष्य के साथ, उसी प्रकार से इसमें अगर मुस्लिम कालीन शिक्षा की बात करें तो यहाँ भी जो है जो शिष्य होते थे वो गुरु के साथ अपने रहते थे। उसके बाद में हम देखते हैं शिक्षा की अनिवार्यता, शिक्षा की कितनी इसमें आवश्यकता थी। मुसलमानों द्वारा शिक्षा को व्यक्ति के जीवन हेतु तीन मुख्य कारणों के लिए ज़रूरी माना जाता था। यानी मुस्लिम कालीन शिक्षा में बात करें तो शिक्षा की आखिर में क्यों आवश्यकता थी और क्या क्या आवश्यकता थी, तो इसमें जो है तीन मुख्य कारणों से ज़रूरी माना जाता था। पहला, कुरान शरीफ में ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बताया गया है। इसमें इस मुस्लिम कालीन शिक्षा में मुस्लिम शिक्षा की बात करें तो पहला, कुरान शरीफ में ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना जाता था। और अगर दूसरा मुख्य कारण बात करें तो मुसलमानों द्वारा मोहम्मद साहब के इस कथन में विश्वास किया जाता था, जो छात्र ज्ञान की खोज करता है उसे ईश्वर स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त करता था। मोहम्मद साहब ने कहा था कि जो छात्र ज्ञान की खोज करता है उसे ईश्वर स्वर्ग में उच्च स्थान प्रदान करता है। अगर तीसरा कारण की बात करें तो तीसरा, इस्लाम धर्म में कहा गया है जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है वह धार्मिक कार्य करता है, जो ज्ञान की बात करता है वह ईश्वर की प्रशंसा करता है, जो ज्ञान की खोज करता है वह ईश्वर की उपासना करता है। तो यहाँ पे यही है कि जो है इस्लाम धर्म में ये तीसरा कहा गया है, जो मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है वह धार्मिक कार्य करता है। यानी जो ज्ञान प्राप्त करता है वह धार्मिक कार्य करता है, जो ज्ञान की बातें करता है वह ईश्वर की प्रशंसा करता है, और जो ज्ञान की खोज करता है वह ईश्वर की उपासना करता है। इस तरह की धार्मिक पृष्ठभूमि में शिक्षा को व्यक्ति हेतु अनिवार्य समझा गया। यही कारण था कि सभी मुस्लिम शासकों तथा ज्ञान प्रेमी व्यक्तियों ने मकतबों एवं मदरसों की स्थापना करके तथा उनमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करके जनसाधारण लोगों की जो भाषा थी हेतु शिक्षा को अधिक से अधिक सुलभ बनाने का प्रयास किया। उसके बाद में इसमें देखते हैं भाषा तथा विज्ञानों को प्रोत्साहन, यानी इसमें भाषा का कितना प्रोत्साहन किया गया और विज्ञान साइंस को कितना प्रोत्साहन किया गया। मुस्लिम युग में फारसी भाषा तथा विज्ञान को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया गया था। इसका कारण यह था कि फारसी सभी मुस्लिम शासकों की राजभाषा थी, अतः इस भाषा के विद्वानों को राजपदों हेतु बहुत मांग थे। इसी तरह विज्ञान वेत्ताओं की भी मांग थे। तो उस समय जो है भाषा की अगर बात करें तो भाषा जो है राजभाषा, उस समय सभी जितने भी मुस्लिम शासक थे सभी की राजभाषा थे। इसीलिए जो है अरबी फारसी भाषा को जो है यहाँ पे फारसी भाषा को अत्यधिक महत्व दिया गया था। इसी प्रकार से विज्ञान वेत्ताओं की भी मांग थी। उच्च दोनों मांगों को पूरा करने के लिए मुस्लिम काल में फारसी भाषा तथा विज्ञानों की शिक्षा का प्रधान लक्ष्य निर्धारित किया गया था।
और उसके बाद में हम लोग देखते हैं साहित्य तथा इतिहास का विकास। इस काल में, मुस्लिम काल में साहित्य और इतिहास का किस प्रकार से विकास हुआ। मुस्लिम काल में साहित्य तथा इतिहास का पर्याप्त विकास हुआ था। कई मुस्लिम शासक विद्या के प्रेमी तथा विद्वानों के संरक्षण थे। यानी अलग अलग मुस्लिम शासक जो है विद्या के प्रेमी तथा विद्वानों, यानी अलग अलग मुस्लिम शासक में जो है अलग अलग विद्वान भी रहते थे। तो यही है कि जो है विद्या के प्रेमी तथा विद्वान के संरक्षण, उन्होंने संरक्षण दिया था। संरक्षण प्राप्त विद्वानों का अधिक आर्थिक चिंता से मुक्त होना तथा इसके कारण उनके द्वारा साहित्य सृजन के प्रति ध्यान दिया जाना स्वाभाविक था। यही कारण था कि मुस्लिम युग में नीति, दर्शन आदि विषयों पर साहित्य का निर्माण हुआ तथा रामायण, महाभारत आदि हिंदू ग्रंथों का फारसी अनुवाद किया गया था। उस समय जो है विद्वानों को संरक्षण दिया गया था जो अलग अलग भाषा के थे। तो इसमें जो है अरबी, फारसी, उस समय जो है मुस्लिम काल शिक्षा की बात करें तो मुस्लिम काल शिक्षा में फारसी भाषा जो है राजभाषा थी। तो इसीलिए रामायण, महाभारत आदि हिंदू ग्रंथों को भी फारसी में अनुवाद किया गया था मुस्लिम शिक्षा में। उसके बाद में हम लोग देखते हैं मुस्लिम शिक्षा प्रदान करने वाली प्रमुख संस्थाएं, यानी मुस्लिम शिक्षा जहाँ जहाँ पर प्रदान की जाती थी उनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। मुस्लिम काल में शिक्षा प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य कई अभिकरणों ने किया था। इन्हें मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। तो दो वर्ग थे। पहला था प्राथमिक शिक्षा से संबंधित और दूसरी की बात करें तो उच्च शिक्षा से संबंधित था। पर कुछ ऐसे भी उपकरण थे जो प्राथमिक तथा उच्च शिक्षा दोनों शिक्षाओं से संबंधित थे। इसको हम जानते हैं कि कौन कौन से थे। मकतब, सबसे पहले हम मकतब के बारे में जानते हैं क्योंकि यह एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है कि मकतब और मदरसों से आप क्या समझते हैं, इसके अंतर की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मकतब। मकतब शब्द का अर्थ क्या होता है, यह किस भाषा का शब्द है। तो मकतब की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द कुतुब से हुई है, जिसका अभिप्राय है उसने लिखा। अगर उर्दू भाषा में देखें तो इसके समकक्ष शब्द कुतुब, किताब के बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो अरबी में तो इसकी व्युत्पत्ति जो है अरबी भाषा से हुई है मकतब की। और अरबी भाषा की किस शब्द से हुई है, कुतुब शब्द से हुई है। इसका अभिप्राय होता था, मकतब का अभिप्राय होता था उसने लिखा। अगर उर्दू भाषा में देखें तो इसके समकक्ष शब्द जो कुतुब होता है, कुतुब का मतलब होता है किताब के बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में शाब्दिक अर्थ के आधार पर मकतब का अर्थ ऐसे स्थान के संदर्भ में स्वीकार कर लिया जाता है जहां पठन पाठन, क्योंकि यहाँ पे जो है कुतुब अर्थ जो होता है वो किताब का बहुवचन होता है, तो जहाँ पर पठन पाठन का कार्य किया जाता है। इस तरह मकतब वह संस्थाएं थी जो कि प्राथमिक स्तर पर छात्रों को शिक्षा प्रदान करते थे। ये मकतब व्यक्तिगत स्तर पर अथवा नज़दीकी किसी मस्जिद के अंदर बुलाए जाते थे। तो इसको अगर गांव में बात करें तो एक मकतब होता था, इसमें प्राइमरी स्कूल कहा भी जाता है। और उच्च स्तर की अगर बात करें तो मकतब हो गया, उच्च स्तर की में मदरसा होता है और प्राथमिक स्तर पर मकतब होता है। अभी भी हैं कहीं कहीं पर। तो इसमें ये मकतब व्यक्तिगत स्तर पर देखें अथवा नज़दीकी किसी मस्जिद के अंदर पढ़ाया जाता था। ये शिक्षा जो प्राथमिक स्तर की शिक्षा दी जाती थी वो मस्जिद के अंदर या व्यक्तिगत के अंतर्गत पढ़ाया जाता था। ये मकतब मुसलमान एवं हिंदू दोनों ही बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए खोले गए थे। मकतब में जो है, मकतब की अगर बात करें तो इसमें किस धर्म के लोग पढ़ सकते थे, इसमें दोनों धर्म में, मुस्लिम धर्म हो या हिंदू धर्म हो, दोनों धर्मों के लोग बच्चे पढ़ सकते थे। पर मकतब एक सार्वजनिक संस्था का स्वरूप नहीं ग्रहण कर पाए थे, इस कारण इनकी संख्या कम ही हुआ करती थी। यानी इसमें जो है सार्वजनिक संस्था का रूप ग्रहण नहीं कर पाए थे, इसीलिए मकतब की संख्या कम हो गई थी। अब हम देखते हैं उच्च प्राइमरी स्कूल के बारे में, मदरसे के बारे में। मदरसा शब्द का अरबी भाषा के मूल दरस से प्राप्त हुआ है। तो इसका जो है अरबी भाषा के मूल शब्द जो होता है दरस, इससे प्राप्त होता है। इसका अर्थ होता है भाषण। इस तरह इसकी व्युत्पत्ति से जो अर्थ निकलता है वह है एक ऐसा स्थान जहां भाषणों का प्रयोग किया जाता है।
मदरसा शब्द जो है अरबी भाषा के मूल शब्द दरस से हुई है और इसका अर्थ होता है भाषा, अर्थात भाषणों द्वारा शिक्षा प्रदान करने वाले संस्था ही मदरसा कहा जाता था। एक तथ्य और भी इससे उजागर होता है कि मदरसा शिक्षा के उच्चतम केंद्र होते थे, यानी प्राइमरी में मकतब होता था और उच्च प्राइमरी में उच्चतम केंद्र जो होता था मदरसे होते थे, क्योंकि किशोर तथा युवकों को ही भाषण विधि द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। मदरसा सामान्य रूप से किसी मस्जिद से संबंध रखते थे। मदरसा जो होता था ये सामान्य रूप से मस्जिद से संबंध रहते थे। इसके लिए बादशाह तथा संपन्न लोग जरूरी दान देते थे। इसमें जो दान देते थे बादशाह और संपन्न लोग, मदरसे में प्रदान की जाने वाली शिक्षा दीर्घकालीन होती थी, यानी ये थोड़ा टाइम पीरियड होता था इसमें अधिक, एवं शिक्षा के पाठ्यक्रम भी व्यापक होते थे। यानी प्राइमरी में जो है मकतब में शिक्षा का पाठ्यक्रम थोड़ा कम होता था और मदरसे में ये उच्च है तो भाई उच्च में तो थोड़ा पाठ्यक्रम अधिक होगा ही। तो यहाँ पे है इस शिक्षा के पाठ्यक्रम भी व्यापक होते थे। इन सभी विषयों के योग्य शिक्षकों को मदरसों में शिक्षण के लिए नियुक्त किया जाता था। साधारणतया मदरसे आवासीय प्रकृति के होते थे। जो आवासीय होते थे प्रकृति के होते थे। छात्रों हेतु छात्रवृत्ति एवं अन्य तरह की मदद का भी प्रावधान था। उस समय जो है छात्रवृत्ति भी और अन्य जो सहायक में बच्चों के लिए मदद साबित होती थी उनको भी प्रदान किया जाता था। यह छात्र शिक्षकों के बीच लगातार अंतःक्रियाओं के लिए सुअवसर प्रदान करते थे। उसके बाद में हम देखते हैं दरगाह के बारे में। दरगाह वास्तविक रूप से तो वह स्थान होते हैं जो किसी पीर पैगंबर की समाधि अथवा सम्मान में स्थापित किए जाते हैं। मुस्लिम काल में ज्यों ही शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, कुछ मौलवियों ने इन स्थानों पर धार्मिक शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। यानी जिस प्रकार से मुस्लिम काल में ज्यों ही शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, जिस प्रकार से धीरे धीरे शिक्षा का महत्व बढ़ता गया, तो मौलवियों ने इन स्थानों पर यानी पीर पैगंबर समाधि के स्थानों पर जो है शिक्षा प्रदान करना प्रारंभ कर दिया। इस तरह ये खानख्वाहों से मिलते थे एवं सिर्फ मुस्लिम छात्रों को अध्ययन के लिए प्रवेश प्रदान किया जाता था। तो मकतब में जो है दोनों धर्म के छात्र ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, लेकिन दरगाह में केवल मुस्लिम शिक्षा को ज्ञान प्रदान किया जाता था। अरबी फ़ारसी के स्कूल की बात करें, ये भाषा की बात है, इसमें अरबी फ़ारसी सिखाया जाता था। तो मुस्लिम शिक्षा में अरबी फ़ारसी का उत्कृष्ट स्थान प्रदान किया गया था, क्योंकि राजभाषा थी उस समय और इन भाषाओं की वृद्धि तथा विकास के लिए व्यक्तिगत तथा शासकीय स्तर पर अनेकों प्रयत्न किए जाते थे। इन प्रयासों की पूर्ति के लिए इन भाषित स्कूलों की स्थापना की गई थी। इनके अलावा फ़ारसी मूल रूप से राजकाज की भाषा होने से शासन को भी सुयोग्य भाषाविदों को लगातार ज़रूरत बनी रहती थी। तो यहाँ हमने कहा कि उस समय राजभाषा थी। मुस्लिम काल में जो भाषा होती थी वो राजभाषा क्या थी? अरबी फ़ारसी थी। उसमें सरकारी नौकरी और अन्य सभी कार्यों के लिए राजभाषा की आवश्यकता होती थी, जो कि अरबी फ़ारसी था। इसी को ध्यान में रखते हुए अरबी फ़ारसी के स्कूल की स्थापना की गई थी। इन विद्यालयों में दोनों भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्य की शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ सुंदर लेकिन शैलियों पर बहुत परिश्रम किया जाता था, क्योंकि जितने भी क्रियाकलाप किए जाते थे वह सभी हस्तलिखित ही होते थे। साथ ही छात्रों को कुरान में निष्प्राण किया जाता था। कुरान की आयतें कंठस्थ कराई तथा लिखाई जाती थी। इनमें से ही कुछ धर्मोपचारक, धर्मोपदेश एवं अन्य धार्मिक क्रियाओं को समाज में रहते हुए संपन्न कराने योग्य बनाए जाते थे। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अरबी फ़ारसी के स्कूल की स्थापना क्यों की गई थी। उसके बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में अगले विशेषताओं के बारे में बात करें तो कुरान स्कूल, ये कुरान स्कूल क्या था तो चलिए देखते हैं। हालांकि उपयुक्त विद्यालयों में भी कुरान को धर्म ग्रंथ की तरह अध्यापन कराया जाता था। यानी जितने भी विद्यालय थे उसमें भी कुरान को पढ़ाया जाता था, उसको रटवाया जाता था और उच्चारण मतलब याद करवाया जाता था। पर कुछ मौलवियों ने मस्जिदों के भीतर पृथक रूप से कुरान विद्यालयों की स्थापना की। यानी
सभी विद्यालयों में पढ़ाया जाता था। जितने भी मुस्लिम कालीन की संस्थाएं थी, मकतब, मदरसे, अरबी फ़ारसी, इन सभी में कुरान पढ़ाया जाता था। लेकिन कुछ मौलवियों ने मस्जिद के भीतर ही अलग से कुरान विद्यालयों की स्थापना कर दी थी। इनका अंतिम लक्ष्य था कुरान के उपदेशों का प्रचार प्रसार करना। इनका केवल उद्देश्य था कि कुरान का प्रचार प्रसार करना, इसीलिए कुरान स्कूल इन्हें कहा गया। इन स्कूलों में छात्रों को अरबी का कठिन अभ्यास कराने के बाद उन्हें कुरान की आयतों को कंठस्थ करा दिया जाता था। अरबी फ़ारसी का कठिन अभ्यास कराने के बाद उन्हें कुरान की आयतों को कंठस्थ करा दिया जाता था, जिससे वह स्वतंत्र रूप से धर्मोपदेश के रूप में कार्य कर सकें। उसके बाद में यहाँ पे ये विशेषताओं के बारे में हमने बात किया। और इस वीडियो का आप लोग अगर PDF प्राप्त करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ पे आप लोग जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको ये PPT फाइल आपको प्राप्त हो जाएगी। और जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जो BEd या DLEd कर रहे हैं। और चैनल को जो दोस्त अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।